नमस्कार, मैं सुरेश कुमार, इतिहास व्याख्याता। आज हम प्राचीन भारत के इतिहास में गुप्तकालीन समाज और कला के विषय में अध्ययन करेंगे। गुप्तकालीन समाज, वर्ण व्यवस्था। अन्य युगों की भांति इस युग में भी समाज की आधारशिला वर्ण व्यवस्था थी। बाकनी, यवन, शक, पेलव, कुषाण आदि विदेशी जातियां इस काल से पहले ही भारतीय धर्मों से प्रभावित हो चुकी थी, किंतु उनका पृथक अस्तित्व बना हुआ था। लेकिन भारतीय समाज की आत्मसात करने की विलक्षण शक्ति के कारण धीरे धीरे वे वर्ण एवं जाति व्यवस्था के अंतर्गत पूर्णतः भारतीय समाज में मिला ली गई तथा उनका स्वतंत्र अस्तित्व समाप्त हो गया। गुप्त काल के उत्कीर्ण लेखों में जातियों की चर्चा कम और वर्णों का उल्लेख अधिक मिलता है। ब्राह्मणों के अध्यापन एवं याज्ञिक अनुष्ठान का इस काल में नया उत्साह दिखाई देता है। शास्त्र यानी क्षेत्रीय धर्म भी प्राण रक्षण और प्राण पालन में पूरी तरह प्रतिष्ठित था। वैश्य भी व्यापार वाणिज्य द्वारा देश को समृद्ध बना रहे थे। शूद्र समाज की शारीरिक सेवा में रत थे। केवल चांडाल और हीन वर्ती वाली घुमक्कड़ जंगली और असभ्य जातियां ऐसी थी जिन्हें समाज में अच्छी तरह नहीं मिलाया गया था और वे अपने आचार व्यवहार के कारण समाज के छोर पर रहती थी। फाहिया ने लिखा है कि नगर और गांव वाले इन जातियों से सामाजिक संबंध नहीं रखते थे और उनका स्पर्श भी नहीं करते थे। नगर और गांव में आने के समय वे लोग लकड़ी बजाते थे जिससे लोग इनसे अलग होकर हो जाए। हवनसांग के समय में शूद्रों की स्थिति में कुछ सुधार आ गया और वे मुख्य रूप से खेती करते थे, परंतु राजपूत युग में सभी वर्णों और जातियों में जड़ता आ गई थी। भारतवासी संकीर्णता के दलदल में फंस गए थे। भारतवासियों की संकीर्णता का उल्लेख करते हुए अल बेरूनी ने लिखा है कि हिंदुओं की जाति परायण कट्टरता का शिकार विदेशी जातियां होती है। वे उन्हें म्लेच्छ और अपवित्र समझते हैं। वे उनके साथ खान पान का संबंध नहीं रखते। उनका विचार है कि इस तरह का व्यवहार करने से हम भ्रष्ट हो जाएंगे। अलबेरून ने कुछ ऐसे लोगों का भी उल्लेख किया है जिनको किसी जाति में नहीं गिना जाता है। उन्हें गंदे काम करने पड़ते थे तथा नगरों और गांवों के बाहर रहना पड़ता था। स्पष्ट है कि राजपूत काल के आते जाते जातियों में अनुदारता, असहिष्णुता, रूढ़िवादिता और अनेक अवगुण बढ़ते गए तथा समाज में अनेक कुरीतियां उत्पन्न हो गई, जिससे प्रगति का स्रोत सूख गया। संयुक्त परिवार प्रथा। इस युग में भारतीय समाज में पितृसत्तात्मक पद्धति पर आधारित संयुक्त परिवार प्रथा समाज को एक महत्वपूर्ण इकाई थी। पिता के जीवन काल में परिवार का विभाजन बुरा माना जाता था और उसकी मृत्यु के बाद भी लोग साथ साथ रहते थे। पिता परिवार की संपत्ति का स्वामी होता था, किंतु भाइयों एवं पुत्रों के अलग अलग भाग स्वीकार किए जाते थे। इस युग में मिताक्षरा नियम प्रचलित था, जिसके अनुसार पुत्र का अपने पूर्वजों की संपत्ति में जन्मसिद्ध अधिकार माना जाता था। पुत्रों में संपत्ति बराबर बांटी जाती थी। विधवाओं को संपत्ति में अधिकार नहीं मिलता था। वैदिक काल से लेकर अब तक संयुक्त परिवार प्रथा के बने रहने का एक मुख्य कारण आजीविका के मुख्य साधनों कृषि, पशुपालन और घरेलू उद्योग धंधों में एक से अधिक व्यक्तियों की आवश्यकता होना था। नेक्स्ट है खान पान। इस युग में भारतीयों के खान पान में कुछ परिवर्तन हो चुका था। मांसाहार का को निंदनीय समझा जाता था। शाकाहार का प्रचार विशेष था। फाहिया ने संभवतः इसी ओर संकेत करते हुए लिखा है कि सारे देश में कोई आदिवासी न हिंसा करता है, न मद्य पीता है, न लहसुन प्याज खाता है। केवल चांडाल ही ऐसा करते हैं। जनपद में लोग न तो सुअर और न मुर्गी पालते हैं और न जीवित पशु ही बेचते हैं। शाकाहार में चावल, जौ, गेहूं, दाल, फल, दूध, घी तथा मक्खन बहुत अधिक प्रचलित है। पके हुए चावल को ओदन व भोजन करते समय स्वच्छता पर पर्याप्त ध्यान दिया जाता था, परंतु अन्य साक्ष्यों से पता चलता है कि बीमार लोगों को मांस खाने की आज्ञा थी और श्राद्धों में मांस चलता था। स्मृतिकारों ने पूर्णतः मांसाहार का निषेध नहीं किया है,
इस प्रकार ब्राह्मणों को छोड़कर प्राय सभी जातियों के लोग शराब पीते थे। वेशभूषा पुराने ढंग से उत्तरीय और धोती पहनने का रिवाज इस युग में भी चला था और अधिकतर लोगों की यही पोशाक थी। धनिक नागरिकों की वेशभूषा में पगड़ी, टोपी, कोट, दुपट्टा, पायजामा, जूता उल्लेखनीय है। पगड़ी में बेल बूटे काटे जाते थे और उनमें झालरें लटकाई जाती थी। वस्तुतः शक लोग अपने साथ कोट, ओवरकोट, सुत्थन, पायजामा लाए थे, किंतु यह राजा महाराजाओं और धनी पुरुषों तक ही सीमित रहे। मुद्राओं के ऊपर भारतीय नरेश सुंदर टोपी तथा कोट पहने हुए अंकित किए गए हैं। मुद्रा साक्ष्य के अनुसार भारतीय नरेश चूड़ीदार पायजामा पहनते थे। अधिकतर लोग नंगे पैर रहते थे। जूते का अधिक प्रयोग नहीं था। गुप्त मुद्राओं के ऊपर भारतीय नरेश जूता पहनते हुए दिखाए गए हैं। स्त्रियां आज की भांति साड़ी पहनती थी। सिथियन स्त्रियां जैकेट, ब्लाउज, फ्रॉक की किस्म के वस्त्र पहनती थी, किंतु हिंदू समाज में ये पोशाक अधिक लोकप्रिय न हो सकी। साधारण लोगों के वस्त्र सूती होते थे। धनी लोग विशेष अवसरों पर रेशमी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। आभूषण इस युग के लोगों के अलंकार प्रसाधन में आभूषण विशेष रूप से उल्लेखनीय है। पुरुष वर्ग कंगूर, केयूर, अंगुलियक तथा वल्य नामक आभूषण धारण करते थे। आभूषणों का विशेष प्रचार प्रधानतः स्त्री वर्ग में था। आभूषणों को बिना धारण किए स्त्री का पति के सामने आना दोषपूर्ण समझा जाता था। वे केश पास को जुटिकाबंद नामक आभूषण से सुशोभित करती थी। कान में कर्णाभूषण, कर्णपुर तथा बालिका नामक आभूषण धारण किए जाते थे। मालिका मुक्तावली, हार तथा यष्टि आदि का प्रयोग आभूषण के रूप में किया जाता था। केयूर तथा कटक का प्रयोग भुजबंद के रूप में होता था। करदनी को रसना और मेखला, हेम मेखला, कांची तथा कनक किंकणी कहा जाता था। आभूषणों को पहनने का अधिकार केवल सधवा को ही था। विधवा अथवा प्रोषित भृत्य का आभूषण नहीं धारण करती थी। उत्सव गुप्तकालीन उत्सवों में कौमुदी महोत्सव, बसंतोत्सव तथा रथ यात्रा उल्लेखनीय है। शरद की पूर्णिमा के अवसर पर कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था। बसंत के आगमन के अवसर पर बसंतोत्सव मनाया जाता था। इसको वधोत्सव और मदनोत्सव भी कहा जाता था। कौशाम्बी के नागरिक बसंतोत्सव बहुत ठाठ बाठ से मनाते थे। फाहियान ने रथ यात्रा के उत्सव का मनोरम विवरण दिया है। उसने लिखा है कि बैसाख की अष्टमी को यत्र यात्रा निकलती है। 4 पहिए के रथ बनते थे। रथ 20 हाथ ऊंचा होता है। ऊपर से सफ़ेद चमकीला ऊनी कपड़ा मढ़ा जाता है। भांति भांति की रंगाई होती है। देवताओं की भव्य मूर्तियां सोने, चांदी तथा स्फटिक की बनती है। रेशम की ध्वजा तथा चांदनी लगती है। चारों ओर कलंगियां लगती है। 20 रथ होते हैं। गाने बजाने वालों के साथ ले लेते हैं। बारी बारी से नगर में प्रवेश करते हैं। इसमें 2 रात्रियां बीत जाती है। गाना बजाना तथा पूजन होता है। प्रत्येक जनपद में ऐसा ही होता है। उत्तर गुप्त काल में भी रथ यात्रा तथा बसंत उत्सव मनाए जाते थे। मनोविनोद के साधन घूत नागरिकों के मनोरंजन का एक प्रिय साधन था। मर्चकटिकम में एक जुआरी कहता है कि जुआ खेलना मानो सिंहासन रहित राज्य प्राप्त करना है। इस ग्रंथ में एक अन्य स्थान पर भूत समस्त भौतिक सुखों की प्राप्ति का साधन माना गया है, परंतु सामान्य लोग भूत क्रीड़ा को बुरा मानते हैं। थे लोगों के मनोरंजन के कतिपय अन्य साधन भी थे, जैसे कि उद्यान यात्रा तथा पशु पक्षी पालन। वात्स्यायन ने कामसूत्र में उद्यान यात्रा का उल्लेख किया है। धनिक व्यक्तियों के घरों में एक पक्षीशाला बनी होती थी। उज्जैनी वेश्या बसंत सेना की पक्षीशाला में कूक, सारिका, कोयल, काक, तितर, चातक, मोर तथा हंस एवं कबूतर आदि पक्षी पाले गए हैं। राजवर्ग के मनोविनोद का प्रिय साधन मरगैया था। शाकुंतलम में इसे दिल बेलाने का सर्वोत्तम साधन बताया गया है। सामान्य तथा तनिक वर्ग में चौपड़ तथा शतरंज के खेल भी लोकप्रिय थे। मेढों तथा मुर्गों की लड़ाई यह भी लोगों के मनोरंजन के साधन थे।
स्त्रियां तथा बच्चों में कंदुक क्रीड़ा यानी गेंद का खेल तथा सूप शौक था। मेले नाटक तथा अन्य प्रकार के खेल तमाशों से भी लोग मनोरंजन करते थे। समाज में नृत्य ज्ञान भी मनोरंजन का एक महत्वपूर्ण साधन था। दास प्रथा मर्चकटिकम के वर्णन से लगता है कि गुप्त काल में दासों की स्थिति काफी शोचनीय थी। दास की कोई स्वतंत्र इच्छा नहीं होती थी और उसका स्वामी उससे गलत काम करा सकता था। परंतु अन्य साक्ष्यों से दासों की दयनीय स्थिति की पुष्टि नहीं होती। विदेशी यात्रियों ने इसका जिक्र तक नहीं किया है। युद्धबंदियों, कर्जदारों, हारे हुए जुआरियों की को बहुधा दासता स्वीकार करनी पड़ती थी। कभी कभी अकाल के समय निर्धन लोग अपनी इच्छा से धनी लोगों की दासता स्वीकार कर लेते थे, जिससे उन्हें जीवन निर्वाह के लिए भोजन आदि मिल जाता था। दास स्वतंत्र भी हो सकते थे। उनका साथ अच्छा व्यवहार किया जाता था। अधिकतर उन्हें घरेलू काम धंधे ही करने पड़ते थे। उत्तर गुप्त काल में दासों की यही स्थिति देखने को मिलती है। गणिकाएं वैश्याएं गणिकाएं प्राय नगरों में रहती थी। सामाजिक नियमों के अनुसार धन दल वाले सभी व्यक्तियों का सम्मान उन्हें करना पड़ता था। मृच्छकटिकम में उसकी तुलना उस तालाब से की गई है जिसमें ब्राह्मण तथा शूद्र दोनों स्नान कर सकते हैं। उसकी तुलना उस नौका से की गई है जहाँ पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र सभी बैठ सकते हैं। उसे जन संपत्ति समझा जाता था। उसका शरीर पुण्यभूत एवं धनहार्य था। सभ्य कुल की महिलाएं वेश्याओं से दूर रखी जाती थी। उच्च कुल के नागरिकों के अंतःपुर में इनका प्रवेश निषिद्ध था। वेश्यागामी को समाज में निम्न दृष्टि से देखता था। मर्चकटिम के अनुसार कुल और शील से युक्त मनुष्य को शमशान के पुष्प की भांति वेश्याओं का परित्याग कर देना चाहिए। स्मृतियों में गणिका के स्पर्श किए गए अन्न को एक खाद्य कहा गया है। उत्तर गुप्त काल में भी गणिकाओं की भी यही स्थिति बनी रही। इस प्रकार हमने गुप्तकालीन समाज के बारे में विस्तृत अध्ययन किया। अब हम पढ़ेंगे कला एवं स्थापत्य। संगीत के विभिन्न अंग, नृत्य और वाद्य के साथ साथ अभिनय व चित्रकला भी ललित कला के अंग थे। इसलिए महाकवि कालिदास ने इन सब का समन्वित रूप में रघुवंश में ललित कला के नाम से उल्लेख किया है। मालविकाग्नि मित्र नाटक की नायिका मालविका को महाकवि ने नृत्य, गीत व अभिनय में निपुण होने के कारण ललित कला में पारदर्शी कहा है। ललित कलाएं मनोरंजन के साथ साथ आध्यात्मिक विकास का साधन मानी जाती थी। सांसारिक जीवन की कठोर शुष्कता को दूर करने और जीव और जगत के बीच रागात्मक तथा भावात्मक संबंध स्थापित करने में संगीत बड़ा साधन माना जाता था। संगीत गुप्तकालीन साहित्य एवं अभिलेखों तथा सिक्कों से प्रकट होता है कि उस युग में संगीत कला अत्यंत लोकप्रिय थी। वात्स्यायन ने कामसूत्र में संगीत की महत्ता का निरूपण किया है। राजवर्ग में इसके प्रचार की सूचना की परिस्थिति में मिलती है। इस अभिलेख में समुद्रगुप्त को संगीत का मर्मज्ञ कहा गया है। उसे संगीत विद्या के ज्ञान में गंधर्व संगीताचार्य तुम्बुरु और देव संगीतज्ञ नारद से भी बढ़कर घोषित किया गया है। संगीत के प्रेम से प्रेरित होकर समुद्रगुप्त ने वीणा शैली के सिक्के प्रसारित किए थे, जिनमें वे सामने की तरफ पर्यंक पर आसीन वीणाता हुआ दिखाया गया है तथा पृष्ठ भाग पर लक्ष्मी की मूर्ति अंकित है। ये सिक्के समुद्रगुप्त के संगीत मर्मज्ञता के प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय के पर्यंक शैली के सिक्कों पर उत्कीर्ण रूपाकृति अभिलेख से विदित होता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय भी कला मर्मज्ञ और ललित का प्रेमी था। स्कंदगुप्त के भीतरी पाषाण स्तंभ लेख में उसके संगीत शास्त्र के ज्ञान का उल्लेख है। पवाइया यानी ग्वालियर में प्राप्त द्वार के अग्रभाग पर बने गुप्तकालीन शिल्प में संगीत नृत्य में भाग लेने वाली 10 सुंदर नारियां चित्रांकित की गई है। इनमें से एक लाल कमल लिए बेटी है और शेष पीठों अथवा मयूरकों पर आसीन है, जिससे कोई वीणा, कई वेणु, कोई मृदंग और कोई झल्लरी बजा रही है। इस चित्रांकन से स्पष्ट है कि संगीत नृत्य लोकप्रिय कला थी। इसी प्रकार सारनाथ में प्राप्त एक प्रस्तर खंड में पर भी ऐसा ही दृश्य उत्कीर्ण है। विचाराधीन काल की साहित्यिक रचनाओं में विभिन्न प्रकार के वाद्यों के नाम मिलते हैं। इनमें वीणा, वेणु अथवा मृदंग अधिक प्रिय थे।
भास के चारुदत्त नामक नाटक में वीणा को समुद्र से निकला हुआ रत्न बताया गया है। कालिदास के रघुवंश में अग्निवर्ण को वीणा वादन का प्रेमी बताया गया है। वेणु की प्रशंसा करते हुए वात्स्यायन ने लिखा है कि यह वाद्य प्रियतमा को आकर्षित करने का मूल मंत्र है। ललित विस्तार में कहा गया है कि पूर्व सुंदरियां वीणा का अभ्यास करती थी। बुद्ध चरित्र में सभ्य महिला संगीत के अवसर पर मृदंग बजाती हुई दिखाई गई है। इन वाद्यों के अतिरिक्त भेरी, प्रणव तथा तूर्ण का भी विस्तृत प्रचार था। ललित विस्तार के अनुसार कपिल वस्तु की स्त्रियां इनके वादन में परम निपुण थी। धनिक व्यक्तियों के घरों में संगीत शाला बनी होती थी जहाँ विभिन्न वाद्यों का अभ्यास किया जाता था। उत्तर गुप्त काल में भी सामाजिक जीवन में संगीत का महत्व बना रहा। राजपूत शासकों ने इनको संरक्षण प्रदान किया। अभिनय कला। नाटकों के अभिनय की गणना उच्च कला के अंतर्गत होती थी। अभिनय का वास्तविक कार्य नाट्यशालाओं में किया जाता था। इसे प्रेक्षागृह अथवा रंगशाला कहा जाता था। अभिनय की सफलता दर्शकों के परितोष से निर्धारित होती थी। शाकुंतल में सूत्रधार कहता है कि सभ्यों को प्रसन्न करना अभिनेता का वास्तविक कार्य है। जब तक उन्हें संतुष्टि न हो जाए तब तक मैं अपनी कला की श्रेष्ठता में विश्वास नहीं करता। प्रेक्षागृह में नागरिक शांतिपूर्वक बैठते थे। गुप्त काल में अभिनय अथवा नाट्य कला अपने चरमोच्च स्तर पर पहुंच गई थी। ये महाकवि कालिदास की रंगमंचनीय नाट्य कृतियों से निर्विवाद है। प्रयोग प्रधान दृश्य काव्य होने से नाटक के पात्रों के अभिनय कौशल पर विशेष ध्यान रखा जाता था तथा पात्रों का चयन गुण और योग्यता का आधार पर किया जाता था ताकि अभिनय कौशल से विद्वान प्रेक्षकों को संतोष प्राप्त हो सके। तात्कालिक विद्वान आलोचकों ने नवोदित कवि कालिदास की काव्य मर्मज्ञता को पहचान कर ही पुराने नाटककारों की जगह उनकी काव्य रचना मालविकाग्नि मित्र का रंगमंच पर आदर किया था। अतः कालिदास के नाटकों को उस समय में सफलतापूर्वक अभिनीत किया जाना यह प्रमाणित करता है कि उस युग में भारतीय नाट्य कला पूर्णतया विकसित हो चुकी थी। नाटकों का एक प्रकार गोत नृत्य नाट्य था। मालविकाग्नि मित्र में चतुष्पदीय छलिक नामक नाटक के प्रयोग का उल्लेख है। इसमें चतुष्पदी यानी पहले गाई जाती थी और गान समाप्त करने के बाद अभिनेत्री तथा अभिनेता गीत के बोलों में निहित भावों को अपने ढंग अंगों से द्वारा सम्यक रूप से व्यक्त करते थे। अभिनय का यह प्रकार छलिक अभिनय कहा जाता था। इसमें भाग लेने वाले पात्रों के लिए अधिक साहस श्रृंगार वर्जित था ताकि वे अभिनय के समय अपना संपूर्ण अंग सौष्ठव ठीक ठीक अभिव्यक्त कर सके। उत्तर गुप्त काल में सम्राट हर्षवर्धन ने इस कला को प्रोत्साहन दिया। वह स्वयं एक अच्छा लेखक था और उसने नागानंद रत्नावली और प्रियदर्शिका नामक नाटक लिखे और रंगमंच पर नृत्य और नाट्य कला के साथ उनका अभिनय कराया। बाणभट्ट की कृति कादम्बरी भी अभिनय की दृष्टि से काफ़ी लोकप्रिय रही। राजपूत काल में भी इस कला को संरक्षण मिलता रहा। चित्रकला। गुप्तकालीन साहित्य से पता चलता है कि इस युग में चित्रकला भी अपने परम गौरव को प्राप्त कर चुकी थी। कालिदास के ग्रंथों में चित्रकला से संबंधित अनेक पारिभाषिक शब्दों का उल्लेख मिलता है, जैसे चित्रफलक, वर्तिका यानी खाना बनाने की पेंसिल, तुलिका यानी रंग भरने का ब्रूश, कर्णिका करंडक यानी रंग की मंजूषा, उन्मिलित यानी रंग से भरना आदि। कालिदास ने मेघदूत में अलका के राजप्रासादों को ललित लीलाओं के चित्रों से चित्रित बतलाया है। रघुवंश में अयोध्या के राजप्रासाद की भित्तियों पर बने चित्रों का उल्लेख है। इन चित्रों में एक चित्र हाथियों का आलेखन इतना सजीव था कि कालिदास के शब्दों में क्रोधित सिंहों ने उन्हें सचमुच का समझा और नखों से उनके मस्तक विदीर्ण कर दिए। भित्तियों के अलावा प्रासाद के द्वारों और स्तंभों पर बने चित्रों का भी महाकवि ने वर्णन किया है। मालविकाग्नि मित्र में
एक समूह चित्र फलक का भी उल्लेख है। कालिदास के ग्रंथों में गुप्त युग की चित्रकला की सजीवता व आकर्षण के अनेक उदाहरण उपलब्ध होते हैं। मालविकाग्नि मित्र में महाकवि ने मालविका की सेविका कुमुदनी से कहलवाया था कि सुंदर आकृतियां चित्रों के प्रति मन खींच ही जाता है अथवा प्रेम उत्पन्न हो जाता है। अजंता की चित्रकला। गुप्त काल की चित्रकारिता के वास्तविक नमूने तो हमें प्राप्त नहीं हो सके, किंतु अजंता और बाघ की गुफाओं के भित्ति चित्रों को देखकर उस युग की चित्रकला के स्वरूप का दर्शन किया जा सकता है। बाघ और अजंता के चित्रों का चित्रण काल 5वीं व 7वीं सदी के भीतर माना जाता है। अजंता में चट्टानों को तराश कर 19 गुफाएं बनाई गई है। पहले इन गुफाओं की दीवारों पर चित्र बने हुए थे, पर अब इनमें से केवल 6 ऐसी गुफाएं हैं जिनमें चित्रकारी शेष रह गई है। ये गुफाएं हैं 1, 2, 9, 10, 16 तथा 17। इन गुफाओं के चित्र ईसा पूर्व की पहली से दूसरी सदी से लेकर 7वीं सदी तक माने जाते हैं। संभवतः अजंता के अधिकांश चित्र 5वीं सदी के प्रारंभ और 7वीं सदी के मध्य के आसपास तक चित्रांकित किए गए थे। गुप्तों के समय अजंता का प्रदेश वाकाटकों के सीधे शासन में रहा तथा 7वीं सदी में उस पर चालुक्यों का आधिपत्य था। अतः यह माना जाता है कि अजंता के भित्ति चित्र मुख्यतः वाकाटकों और उनके बाद चालुक्यों के युग में चित्रांकित किए गए थे। यद्यपि अजंता के भित्ति चित्र अधिकांशतः वाकाटकों के संरक्षण में चित्रित किए थे, किंतु उनके निर्माण में कला की जो शैली अपनाई गई थी वह तिब्बती इतिहासकार के अनुसार मध्य देश की कला शैली अथवा आर्यावर्त की नागर शैली थी। अजंता के चित्रों से ये ज्ञात होता है कि भारतीय कलाकारों ने मानव जीवन का कोई क्षेत्र अछूता नहीं छोड़ा। गुफा संख्या 16 के भित्ति चित्र में मरती हुई राजकुमारी चित्र की भावाभिव्यक्ति इतनी गंभीर है कि इसे देखकर चित्त प्रभावित किए बिना नहीं रह सकता। यह चित्र षड्दंत जातक की कथा का प्रतिनिधित्व करता है। ग्रिफिथ महोदय ने इस चित्र की पर्याप्त प्रशंसा की है। गुफा संख्या 17 के चित्र सबसे अधिक सुरक्षित अवस्था में है। इस गुफा में बहुत अधिक संख्या में चित्र मिले हैं। इन चित्रों में गौतम बुद्ध के जन्म, महाभिनिष्क्रमण, संबोधि तथा महापरिनिर्वाण का दृश्य दिखाया गया है। इस गुफा के चित्रों में माता और पुत्र नामक चित्र काफी प्रसिद्ध है। इसमें गौतम बुद्ध की पत्नी यशोधरा अपने पुत्र राहुल को उन्हें समर्पित करती हुई चित्रित की गई है। बुद्ध के जीवन से संबंधित चित्रों में महाभिनिष्क्रमण का चित्र भी बड़ा प्रभावशाली है। इस चित्र के विषय में निवेदिता का कहना है कि यह चित्र संभवतः भगवान बुद्ध का सबसे महान कल्पनात्मक चित्रण है जिसे संसार ने आज तक उत्पन्न नहीं किया। ऐसी अद्वितीय कल्पना पुनः उत्पन्न नहीं की जा सकती। इस गुफा के एक चित्र में सिंह के आखेट का दृश्य दिखाया गया है। अजंता की चित्रकारी में जुलसों के दृश्य भी बड़े रमणीय तथा चित्ताकर्षक है। इन चित्रों के निर्माण में विभिन्न रंगों वाली खड़ियों का प्रचुर प्रयोग किया गया है। अजंता के चित्रों की जितनी अधिक प्रशंसा की जाए थोड़ी है। श्रीमती हेरिंगम का कथन है कि अजंता के चित्रों के कारण भारत मानवता की श्रद्धा का अधिकारी है। चित्रों में विविध प्रकार का अंग विन्यास, मुख मुद्रा, भाव भंगिमा, वेशभूषा, अलंकार, विविध केश विन्यास, अंग प्रत्यंग, रूप रंग आदि अति सुंदरता से चित्रित है। सुंदर कल्पना, रंगों की प्रभा, प्रशंसनीय रेखाओं का लालित्य और अभिव्यक्ति की संपन्नता के कारण इन भित्ति चित्रों में अद्वितीय आकर्षण और सौंदर्य है। अजंता की चित्रकारी इतनी उत्कृष्ट दर्जे की है कि वास्तव में उसका कोई अनुकरण नहीं कर सकता। बाघ की चित्रकला, मध्य प्रदेश। भित्ति चित्र के इतिहास में बाघ की चित्रकला का भी महत्वपूर्ण स्थान है। अजंता के चित्र समय समय पर बनाए गए, अतएव उनसे समष्टि का भाव नहीं प्रकट होता। बाघ के चित्रों के बनाने की कल्पना एक ही समय पर की गई थी, अतएव वे दर्शक के समकक्ष एक समग्र चित्र प्रस्तुत करते हैं जो अधिक महत्वपूर्ण है। अजंता के चित्र धार्मिक विषयों से संबंधित है। इसके विपरीत बाघ के चित्र विषय मनुष्य के लौकिक जीवन से संबंधित
जीवन से लिए गए हैं। इस कारण इस कारण ऐतिहासिक ऐतिहासिक दृष्टि से बाग की चित्रकला की विशिष्टता अधिक है। इस स्थान के चित्रकालीन वेशभूषा, केश विन्यास तथा अलंकार प्रसाधन आदि को समझने में अधिक उपयोगी सिद्ध हुए। बाग की गुफाओं की संख्या 9 है। ये गुफाएं इसी नाम की पहाड़ी में स्थित है। ये पहाड़ी नर्मदा की बागिन नामक की एक सहायक नदी के तट पर स्थित है। धार मध्य प्रदेश से इन गुफाओं के लिए मार्ग जाता है। बाघ चित्रों में पुरुषों, स्त्रियों, हाथी, घोड़ों आदि पशुओं तथा कमल आदि अनेक वनस्पतियों का चित्रण किया गया है। दुख का विषय है कि बाघ के चित्र बहुत कुछ नष्ट हो चुके हैं और जो शेष है वे भी नष्ट होते जा रहे हैं। इस प्रकार हमने गुप्त काल के विषय में, समाज और कला के विषय में विस्तार से अध्ययन किया। धन्यवाद।